लास्ट पार्ट लिखा था आपने, राइज ऑफ मगध, मगध का उदय कैसे हुआ। अगली हेडिंग डालिए, लेक्चर नंबर 28 ही चल रहा है। मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के ब्रैकेट में लिखिए कब से कब तक चलेगा। 324 बीसी, 324 बीसी से 187 बीसी, 187 बीसी तक, 187 बीसी, 187 बीसी तक यानी चंद्रगुप्त से लेकर बृहदत्त तक चलेगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए इसके अंदर, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मौर्यन स्टेट, मौर्य साम्राज्य की प्रकृति और चरित्र। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मौर्यन स्टेट, मौर्यन साम्राज्य की प्रकृति और चरित्र। ओके, लिखना स्टार्ट कीजिए। मौर्य वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, मौर्य प्रथम महान साम्राज्य था। मौर्य वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, मौर्य प्रथम महान साम्राज्य था। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। द रेफरेंस अबाउट मौर्य, मौर्य की जानकारी। द रेफरेंस अबाउट मौर्य, मौर्य की जानकारी कम्स फ्रॉम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कम्स फ्रॉम अर्थशास्त्र। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका से, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका से। एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन, और अशोक के शिलालेखों से मिलती है। एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन, और अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी तीन चीज़ों से मिलती है, अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई यानी बुक, और दो बुक से पता चल गया, और एक इंस्क्रिप्शन से, पत्थरों से पता चला अशोक के साम्राज्य के बारे में यानी मौर्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, देयर पॉलिटिकल सिस्टम वॉज हाईली इवॉल्व्ड, उनका राजनीतिक व्यवस्था अति उच्च थी। देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड, राजनीतिक व्यवस्था अति उच्च थी। एंड फॉर मोर देन 1000 ऑफ ईयर्स, और पिछले 1000 सालों से। एंड फॉर मोर देन 1000 ऑफ ईयर्स, और पिछले 1000 सालों से। इट रेगुलरली इवॉल्व्ड, वो लगातार पनपती रही। इट रेगुलरली इवॉल्व्ड, वो लगातार पनपती रही। सिंस द टाइम ऑफ वैदिक आर्यन, वैदिक आर्यों के समय से। सिंस द टाइम ऑफ वैदिक आर्यन, वैदिक आर्यों के समय से लेकर टिल द 4th सेंचुरी बीसी, से 4वीं शताब्दी बीसी तक। टिल 4th सेंचुरी बीसी, से 4वीं शताब्दी बीसी तक। द किंग्स वर द हेड ऑफ स्टेट, राजा राज्य के मुखिया होते थे। द किंग्स वर द हेड ऑफ स्टेट, राजा राज्य के मुखिया होते थे। एंड दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और भगवान के समतुल्य। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और भगवान के समतुल्य। दैट मीन्स भगवान के अधिकार से राज करते थे। आगे लिखिए, द ऑफिस ऑफ किंग वॉज हेरिडिटरी, राजा का कार्यालय आनुवांशिक था। द ऑफिस ऑफ किंग वॉज हेरिडिटरी, राजा का कार्यालय आनुवांशिक था। एंड देयर वॉज द लॉ ऑफ प्राइमोजेनेटर, और बड़ा बेटा राजा बनेगा का सिद्धांत था। एंड देयर वॉज द लॉ ऑफ प्राइमोजेनेटर, और बड़ा बेटा राजा बनेगा का सिद्धांत था। ठीक है, प्राइमोजेनेटर यानी जो उम्र में सबसे बड़ा हो वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। देयरफॉर, इसीलिए, द किंगशिप वॉज डिसाइडेड विथ स्ट्रेंथ, इसीलिए राजा बनने के लिए शक्ति से तुलना होती थी। देयरफॉर
इट इज डिसाइडेड बाय स्ट्रेंथ, इसलिए राजा बनना शक्ति से तुलना होती थी। एंड देयरफॉर, और इसी कारण, अशोक किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। अशोक किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। टू गेट द क्राउन, राजा बनने के लिए। टू गेट द क्राउन, राजा बनने के लिए। द मौर्यन किंग्स हैड हाई साउंडिंग टाइटल्स, मौर्य राजाओं के भारी पदनाम होते थे। द मौर्यन किंग्स हैड हाई साउंडिंग टाइटल्स, मौर्य राजाओं के भारी पदनाम होते थे। लाइक पियदसी, जैसे पियदसी, एंड देवम पिय, और देवम पिय, जैसे पियदसी और देवम पिय। क्या है ये टाइटल है, अशोक को बोला जाता था। ओके, देवम पिय, पियदसी, ये 2 टाइटल्स थे, एक नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये बहुत भारी भारी टाइटल्स रखते थे। तो क्या क्या समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपको? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, सेंट्रलाइज्ड रहेगा, सेंट्रलाइज्ड कंप्लीट नहीं रहेगा, ये याद रखना। पूरी तरीके से केंद्रीकृत रहेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट बाद में पता चले एविडेंस में कि नहीं, कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज भी थी उसके साम्राज्य के तहत, मौर्य के तहत। आगे लिखिए। द मौर्यन पॉलिटी वॉज डेस्पोटिक इन नेचर, मौर्य राजनीति प्रकृति से काफ़ी निरंकुश थी। द मौर्यन पॉलिटी वॉज डेस्पोटिक इन नेचर, मौर्य राजनीति प्रकृति से निरंकुश थी। एंड रूलर मेंटेन्ड अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, और राजा का सलाहकारी परिषद होता था। एंड रूलर मेंटेन्ड अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, और राजा का एक सलाहकारी परिषद होता था। बट द ऑर्डर ऑफ किंग वॉज फाइनल, किंतु राजा का आदेश अंतिम होता। बट ऑर्डर ऑफ किंग वॉज फाइनल, किंतु राजा का आदेश अंतिम होता। द मौर्यन स्टेट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल स्टेट, मौर्य साम्राज्य वैश्विक साम्राज्य का एक उदाहरण है। द मौर्यन स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल स्टेट, मौर्य साम्राज्य वैश्विक साम्राज्य का एक उदाहरण है। बिकॉज दे हैड नो बाउंड्रीज, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं थी। एंड देयर फ्रंटियर्स वर नेचुरल, और थी भी तो प्राकृतिक थी। एंड देयर बाउंड्रीज वर, क्या लिखा? नहीं, शुरू से बोलो। ठीक है, उनके राज्य की सीमा नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो प्राकृतिक होती थी। रेगिस्तान आ गया, पहाड़ आ गए, जंगल आ गए, वहाँ जाके ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, आगे लिखिए। इन दिस वाइड एम्पायर, इस बड़े साम्राज्य में, पॉपुलेशन वॉज वेरी लार्ज, जनसंख्या बड़ी थी। पॉपुलेशन वॉज वेरी लार्ज, जनसंख्या बहुत थी। हैविंग डिफरेंट फेथ, मान्यताएं अलग अलग थीं। हैविंग डिफरेंट फेथ, मान्यताएं अलग अलग थीं। एंड इवन डिफरेंट लैंग्वेज, और भाषाएं भी अलग। एंड हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज, और भाषाएं भी अलग। दैट मीन्स उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी, नेचुरल, जहाँ तक जा रहा है। समुद्र आ गया तो अब समुद्र का साम्राज्य क्या होता है, बस यहाँ तक है। तो अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो भाषा अलग हो जाएगी, लोगों के मान्यताएं अलग हो जाएंगी, धर्म अलग हो जाएंगे, बट ओवरऑल क्या था, वो मौर्य साम्राज्य था। और ऐसा साम्राज्य दुनिया में उस वक्त कहीं भी नहीं दिखता था, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले जब चलते रहते थे क्षेत्रवार, और जैसे ही वो भाषा की जगह दूसरी भाषा आ गई तो साम्राज्य वहीं पे बंद हो जाता था, फिर दूसरे का आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे लोग अलग अलग थे, भाषा अलग अलग थी, तो डाइवर्सिटी तो चलती ही आ रही है, बहुत सारी अलग अलग। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड, राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीयकृत थी। पॉलिटिकल सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड, राजनीतिक व्यवस्था
केंद्रीयकृत थी एंड एवरीथिंग वॉज गाइडेड फ्रॉम द सेंटर, और प्रत्येक आदेश केंद्र से आते थे। एंड एवरी ऑर्डर गाइडेड फ्रॉम सेंटर, और प्रत्येक आदेश केंद्र से आते। देयर वर सेंट्रल ऑफिशियल्स, केंद्रीय अधिकारी होते। देयर वर सेंट्रल ऑफिशियल्स, केंद्रीय अधिकारी होते, हु लुक डिफरेंट फंक्शंस, जो अलग अलग कार्य संभालते। हु लुक डिफरेंट फंक्शंस, जो अलग अलग कार्य संभालते। बट इन रिसेंट रिसर्च, किंतु हालिया शोध में, बट इन रिसेंट रिसर्च, किंतु हालिया शोध में, इट इज रिवील्ड दैट, ये पता लगा है, इट इज रिवील्ड दैट, यह पता लगा है, दैट देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि विकेंद्रीकरण के कुछ तत्व तो थे। दैट देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि विकेंद्रीकरण के कुछ तत्व तो थे। इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्य, मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था में। इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्य, मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था में। एंटायर मौर्य एम्पायर, पूरा मौर्य साम्राज्य, वॉज डिवाइडेड इन 3 रीजन, 3 क्षेत्रों में बटा था। वॉज डिवाइडेड इन 3 रीजन, 3 क्षेत्रों में बटा था। पहला क्षेत्र लिखो, न्यूक्लियस रीजन, मूल क्षेत्र, न्यूक्लियस रीजन, मूल क्षेत्र, और या मेट्रोपॉलिटन रीजन, शहरी क्षेत्र। मेट्रोपॉलिटन रीजन, शहरी क्षेत्र। डैश करके लिखो, इस पहले क्षेत्र में क्या होता था। इट वॉज द टेरिटरीज अराउंड कैपिटल, इट वॉज द टेरिटरी इन और अराउंड कैपिटल, ये राजधानी के अंदर या आसपास का क्षेत्र होता। टेरिटरी इन एंड अराउंड कैपिटल, राजधानी के अंदर या आसपास का क्षेत्र होता। इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किंग, सीधे राजा के नियंत्रण में। इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग, सीधे राजा के नियंत्रण में। बट एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल ऑफिसर्स, किंतु प्रबंधन केंद्र के लोग करते। बट एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल ऑफिशियल्स, किंतु प्रबंधन केंद्र के लोग करते। तो मगध का पहला एरिया क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन, शहरी क्षेत्र। दूसरा लिखिए, कोर रीजन, गर्भ क्षेत्र। कोर रीजन, CORE, कोर रीजन, गर्भ क्षेत्र। गर्भ क्षेत्र क्या होता था, लिख लो। इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट, यह राज्य या जिलों में विभाजित रहते। इट वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट, यह राज्य या जिलों में विभाजित रहते। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, और जिला स्तर के अधिकारी। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, और जिला स्तर के अधिकारी। एंजॉयड द पावर, के पास शक्तियां होती। एंजॉयड द पावर, के पास शक्तियां होती। दिस डिटेल कम्स फ्रॉम अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिली है। दिस डिटेल कम्स फ्रॉम अशोक इंस्क्रिप्शन, यह जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिली है। कोर रीजन होता था करके ये जानकारी कहाँ से मिली, अशोक के पत्थरों से मिली है। उसने पत्थरों में लिखवाया था कि ये क्षेत्र है और यहाँ पे ऑफिशियल काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तीसरा रीजन लिखिए, पेरिफेरल रीजन, सीमांत क्षेत्र। पेरिफेरल रीजन, सीमांत क्षेत्र, बाउंड्री के बिल्कुल दूर दूर। पेरिफेरल रीजन, यहाँ क्या होता था, लिखिए। दीज वर ट्राइबल एरिया, यह जनजाति क्षेत्र थे। दीज वर ट्राइबल एरिया, यह जनजाति यानी आदिवासी क्षेत्र थे। एंड वर सेमी ऑटोनॉमस, और अर्ध स्वायत्त। एंड वर सेमी ऑटोनॉमस,
और अर्ध स्वायत्त इन पॉलिटी, राजनीति के मामलों में। दैट मीन्स न्यूक्लियस और कोर में क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते जा रहे हो कैपिटल से और बड़े शहरों से, वहाँ पे क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण। पूरा नहीं, आधा। सेमी ऑटोनॉमस लिखा है, अर्ध स्वायत्त, मतलब ट्राइबल इलाके आधे आज़ाद है और आधे मगध के अंदर है। इस तरीके से सिस्टम चलता था। देयर वर गिल्ड्स ऑल्सो, सहकारी समितियाँ होती थीं। देयर वर गिल्ड ऑल्सो, सहकारी समितियाँ होती थीं। अभी से हैं क्या ये, मौर्य के टाइम से, बहुत पहले के टाइम से है। ये ईवीए वगैरह के टाइम पे गिल्ड वगैरह बनने लग गए थे। तो अब ताकतवर होंगे या कमज़ोर हो जाएंगे, तो और ताकतवर होंगे। इनके पास पावर बहुत होती थी, खुद की सेना रख सकते थे, हमने सब डिस्कस कर रखा है। तो लिखिए, एंड एंजॉयड हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और इन्हें बहुत स्वायत्तता मिलती थी। एंड एंजॉयड हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और इन्हें बहुत स्वायत्तता मिलती थी। सहकारी समिति यानी कि ये क्या होते थे, कंपनी जैसे ही होते थे जिसमें व्यापारी बहुत सारे होते थे। इन्हीं को हम क्या कहते थे, गिल्ड। तो ये व्यापारियों का समूह होता था और इनमें आज़ादी बहुत होती थी। ये अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते थे, जैसे वस्तु का भाव मार्केट में कितना होना, वो सब गिल्ड डिसाइड करता था। जैसे तेल वगैरह बेचा करते थे ना ये लोग, तो भाव कितना रहेगा तेल का, तो ये डिसाइड कर लेते थे। ओके, आपसी मामले जो झगड़े के होते थे उसमें जुडिशरी भी कौन रहते थे, यही लोग रहते थे राजा के पास। तो तब जाया जाता था जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती होगी। तो ये सब इन्हीं के रोल हुआ करते थे गिल्ड के। ठीक है, स्टेट डिड नॉट इंटरफियर, राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। स्टेट डिड नॉट इंटरफियर, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। इन देयर फंक्शन, उनके कार्यों में। इन देयर फंक्शन, उनके कार्यों में। An element of bureaucratic state were also present. नौकरशाही राज्य व्यवस्था का तत्व भी मौजूद था। An element of bureaucratic state was also present. नौकरशाही राज्य का तत्व भी मौजूद था। इन मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम, मौर्य राजनीतिक व्यवस्था में। इन मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम, मौर्य राजनीतिक व्यवस्था में। एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, और कई संख्या में अधिकारी। एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, और कई संख्या में अधिकारी। वर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, को कई वर्गों में विभाजित किया गया। वर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरी, को कई वर्गों में विभाजित किया गया। कई वर्गों में विभाजित किया गया। जो अधिकारी होते थे मौर्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त के, उनके ऑफिशियल्स अलग अलग काम करते थे, तो अलग अलग कैटेगरी बन गई। अब अपन लिखेंगे पहली कैटेगरी। पहला पॉइंट डाल दीजिए। पहले सबसे टॉप लेवल के जो आईएएस ऑफिसर होते थे वहाँ पे, उनको क्या कहते थे, लिखो, तीर्थ, TIRTHAS, तीर्थास, तीर्थ, तीर्थास। तीर्थास क्या होते थे, लिख लो। देवर 18 इन नंबर, ये संख्या में 18 होते थे। ये अधिकारी हैं मौर्य के। देवर 18 इन नंबर, संख्या में 18 होते थे। एंड वर द हाईएस्ट ऑफिशियल, और सबसे उच्च अधिकारी थे। एंड वर द हाईएस्ट ऑफिशियल्स, और सबसे उच्च अधिकारी थे। लाइक द हेड ऑफ मिनिस्ट्री, जैसे मंत्रालय के मुखिया हों। लाइक हेड ऑफ मिनिस्ट्री, जैसे मंत्रालय के मुखिया हों। तो मौर्य वॉज लाइक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे मंत्रालय। तो हर मंत्रालय का एक बॉस होता है, मंत्री। ऐसे कितने होते थे उस वक्त, 18 होते थे। 18 पोस्ट होती थी, और मतलब 18 मंत्रालय जैसा कुछ होता था। मंत्रालय नहीं बोल रहे हैं, मंत्रालय जैसा कुछ होता था ये बोल रहे हैं। तो ये 18 होते थे सबसे टॉप पे। दूसरे लेवल पे कौन आते थे, सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए। अध्यक्षाज, यानी अध्यक्ष, अध्यक्षाज, अध्यक्ष। 28 इन नंबर, संख्या में 28। 28 इन नंबर, संख्या में 28। सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी, दूसरा उच्च वर्ग। सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी, दूसरा उच्च वर्ग। लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
जैसे विभाग का मुखिया, लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे विभाग का मुखिया। इट्स सो ऑब्वियस ना, मंत्रालय के अंडर में क्या होते हैं, विभाग होते हैं, तो मंत्रालय का मुखिया क्या बोला जाएगा, तीर्थ। और विभाग के, मंत्रालय के अंदर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे एक बताया था ना PWD, वो एक डिपार्टमेंट होता है, तो उस डिपार्टमेंट का हेड कौन हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक। तीसरा टाइप का, तीसरे पॉइंट में लिखो, महामत्य एंड अमत्य। महामत्य और अमत्य, ऑब्वियसली महामत्याज लिखना पड़ेगा और अमत्याज लिखना पड़ेगा। हिंदी में महामत्य और अमत्य वर द नेक्स्ट कैटेगरी, अगले वर्ग थे, अगले अधिकारी थे। वर द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफिशियल, अगले अधिकारी होते थे। अपॉइंटेड इन डिफरेंट कैपेसिटीज, उनकी गुणवत्ता के आधार पर नियुक्ति होती। अपॉइंटेड बाय देयर कैपेसिटीज, उनकी गुणवत्ता के आधार पर नियुक्ति होती। सो इट्स ऑब्वियस कि डिपार्टमेंट के छोटे छोटे ऑफिसर्स होंगे जिनकी उनके पोस्ट या उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नौकरी मिलती होगी। जैसे कोई मैथ्स वगैरह में अच्छा होता होगा तो उसको अकाउंटेंट वगैरह बना देते होंगे, ठीक है। कोई कलेक्शन में अच्छा होता होगा तो उसको अलग अमात्य बना देते होंगे, ये चीज़ें होती थी। ओके, तो ये हो गई आपकी पूरी ब्यूरोक्रेटिक स्टेट के बारे में डिटेल्स। आगे लिखिए। मौर्यन एम्पायर वॉज अ मिलिट्री स्टेट। मौर्य साम्राज्य एक सैन्य साम्राज्य था। मौर्यन एम्पायर वॉज अ मिलिट्री स्टेट, मौर्य साम्राज्य एक सैन्य साम्राज्य था। विच मीन्स, जिसका अर्थ है देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स, जिसका अर्थ है कि एक नागरिक और एक सैनिक के बीच फर्क करना मुश्किल था। देयर वॉज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सिविलियन एंड अ सोल्जर, जिसका अर्थ है कि एक नागरिक और सैनिक के बीच अंतर मुश्किल था। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री स्टेट। जो नागरिक है वही क्या है, सैनिक ही है। तो ताकतवर तो बनेगा ही मगध, क्योंकि जब युद्ध की जरूरत होगी तो हर नागरिक क्या बन जाएगा, सैनिक ही बन जाएगा। इसीलिए मगध ताकतवर बना। ओके, आगे लिखिए। द स्टेट एंड रूलर, राजा और राज्य, ऑलवेज टुक स्टेप्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ, ने हमेशा कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए उपाय खोजे। ऑलवेज टुक स्टेप्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ने कृषि, उद्योग और व्यापार बढ़ाने के उपाय सोचे। दैट मीन्स फोकस क्या रहता था राजा और राज्य का, इकोनॉमी को बढ़ाना। हमेशा क्या बढ़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। प्रोविंशियल एंड सब प्रोविंशियल एडमिन्स, पैराग्राफ चेंज कीजिए प्लीज अभी। प्रोविंशियल एंड सब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रांतीय और उप प्रांतीय प्रभारी। प्रोविंशियल एंड सब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रांतीय और उप प्रांतीय प्रभारी। वॉज ऑल्सो इन डेवलप्ड स्टेज, विकसित चरण में थे। वॉज ऑल्सो इन डेवलप्ड स्टेज, विकसित चरण में थे। हमें यह समझ में आया कि कैपिटल डेवलप्ड था, राजा डेवलप्ड था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड था। वो बहुत बढ़िया से मंत्रालय बनाते थे, मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट बनाते थे, डिपार्टमेंट के अंदर वो बहुत सारे छोटे छोटे अमात्य वगैरह रिक्रूट करते थे। लेकिन जब हम कैपिटल से बाहर या उसके कोर एरिया से, यानी न्यूक्लियस और कोर एरिया से बाहर की बात करें, तो वहाँ पर प्रांत आ जाते थे, यानी दूसरे राज्य आते थे जो किसके अंडर में ही होते थे, मगध के अंडर में होते थे। वो भी डेवलप्ड स्टेज में थे। मतलब प्रांत और प्रांतों के अंदर जो छोटे छोटे प्रांत हैं, उप प्रांत, वो भी क्या थे, डेवलप्ड थे। लिखिए। कुछ नाम लिखवा रहा हूं मैं आपको पोस्ट के। कुमार, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कुमारा, कुमार, कुमारा। आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्रा, आर्यपुत्र। एंड उपराजा, और उपराजा।
वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन का मुखिया होता था। वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन का मुखिया होता था। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर लो, आर्यपुत्र बोलो, कुमार बोलो या उपराजा, यही समझ में आता है। कुमार यानी पूरे साम्राज्य का तो होगा नहीं, आर्यपुत्र यानी कुछ स्टेटस दिया जा रहा है, आर्य से जोड़ा जा रहा है, और तीसरा उपराजा में तो सब समझ में आ जाता है कि पूरा राजा नहीं है, उस राजा के साम्राज्य के जो छोटे छोटे राज्य हैं उसका राजा है ये, तो इसको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे। प्रादेशिका वॉज डिस्ट्रिक्ट चीफ, प्रादेशिका जिले का मुखिया होता। प्रादेशिका वॉज डिस्ट्रिक्ट चीफ, प्रादेशिका जिले का मुखिया होता। असिस्टेड बाय उक्ता एंड राजुका, जिसकी मदद उक्ता और राजुका करते। उक्ताज एंड राजुकाज, जिसकी मदद उक्ता UKTAS उक्ताज एंड राजुका और राजुका करते। सो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट का चीफ कौन है? प्रादेशिका, ही विल बी लाइक कलेक्टर, और कलेक्टर के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, दूसरे अधिकारी जैसे CEO, SP, तो वो उनको क्या बोल दिया गया? उक्ताज एंड राजुक्ता। ठीक है। विलेज वॉज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई होती थी। एंड गोपा वॉज हेड, जिसका मुखिया गोपा होता था, GOPA, एंड गोपा वॉज द हेड, और मुखिया गोपा होता था। तो हमने हायर लेवल से बिल्कुल डाउन लेवल तक के सारे अधिकारी लिख लिए। ओके, रिमेंबर, मंत्रालय, फिर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स, उसके बाद में हम बाहर चले जाते हैं, कोर से बाहर यानी न्यूक्लियस से बाहर, तो हमको बाहर प्रांत मिलते हैं। प्रांत के मुखियाओं को कुमार या उपराजा कहा जाता है। फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के क्या हो जाते हैं? प्रादेशिका हो जाते हैं। एंड फाइनली उनके जो दो हथियार होते हैं या दो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, एंड देन गोपा इन विलेज लेवल। आगे लिखिए। द मौर्यन पॉलिटी वॉज वेरी सेक्युलर, मौर्य राजनीति धर्मनिरपेक्ष थी। द मौर्यन पॉलिटी वॉज सेक्युलर, मौर्य राजनीति धर्मनिरपेक्ष थी। दैट मीन्स व्हाट? क्या राज्य कोशिश करेगा लोगों के धर्म बदलने की? नहीं। सेक्युलर थी मतलब ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता था। दिस मीन्स, इसका अर्थ है द स्टेट डिड नॉट इम्पोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि राज्य कोई विशेष धर्म लोगों पे नहीं थोपता था। इट मीन्स द स्टेट डिड नॉट इम्पोज पर्टिकुलर रिलीजन, इसका अर्थ है कि राज्य कोई विशिष्ट धर्म लोगों पर नहीं थोपता था। मौर्यंस वर इंपीरियलिस्टिक इन आउटलुक, मौर्य सोच विचार में साम्राज्यवादी थे। मौर्यंस वर इंपीरियलिस्टिक इन आउटलुक, मौर्य सोच विचार में साम्राज्यवादी थे। एंड हैंस हैड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और इसीलिए विस्तार की नीति अपनाई। एंड हैंस हैड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, और इसीलिए विस्तार की नीति अपनाई। देयर पॉलिटिकल सिस्टम वॉज पैन इंडिया, उनकी राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण भारत में थी। देयर पॉलिटिकल सिस्टम वॉज पैन इंडिया, उनकी राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण भारत में थी। एंड सेम ऑल्सो, और समान भी थी। एंड सेम ऑल्सो, और समान भी थी। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार किंग वॉज टू यूज अथॉरिटी, राजा को प्रशासन का अधिकार था। किंग वॉज टू यूज अथॉरिटी, राजा को प्रशासन का अधिकार था। फॉर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों की भलाई करने के लिए।
फॉर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों की भलाई करने के लिए। चाणक्य ने खुद ही बोला था कि राजा जो होता है वो असल में प्रजा का सेवक होता है। ठीक है, तो ये बस बात वही कही गई है अर्थशास्त्र में कि ओवरऑल अथॉरिटी का इस्तेमाल क्या करना है, लोगों की भलाई के लिए करना है। एंड हेंस, और इसीलिए, द आइडियल ऑफ चक्रवर्ती क्षेत्र, चक्रवर्ती क्षेत्र का विचार, द आइडियल ऑफ चक्रवर्ती क्षेत्र, चक्रवर्ती क्षेत्र का विचार वॉज फॉलोड बाय मौर्यंस, मौर्य राजाओं ने माना। वॉज फॉलोड बाय मौर्यंस, मौर्य राजाओं ने माना। विच मीन्स यूनिवर्सल मोनार्क, जिसका अर्थ था विश्व के राजा। विच मीन्स यूनिवर्सल मोनार्क, जिसका अर्थ था विश्व के राजा। फुल स्टॉप। तो बेसिक स्टार्ट किया अभी हमने, मौर्य थे क्या, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली आज हमने पॉलिटिक्स समझी है, मौर्य साम्राज्य में पॉलिटिक्स क्या थी। इसके बाद में समय के साथ साथ जो अशोक के आने के बाद में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, रिमेंबर, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ें या मेंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अपन क्वेश्चन भी देखते जा रहे हैं, उनके आंसर्स भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि नहीं कुछ स्टोरी याद कर लो या ऐसा कुछ डेट याद कर लो, आप कुछ स्थान याद कर लो। समय के साथ साथ कुछ डेट रिपीट होंगी, कुछ जगह रिपीट होंगी, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन रिपीट होंगी, तो वो जहन में आ जाना चाहिए। ठीक है, रटना तो है ही नहीं, वैसे भी आप क्या क्या रटोगे। अब लोग ये सब छोड़ के वो पढ़ने लगते हैं, 99 भाई कौन थे, एक एक को पढ़ो। अरे मार दिए ना उसको, अब पढ़ के कर क्या लोगे, मार दिया, मार दिया, ये इम्पोर्टेंट है। कौन थे, एक भाई था वो बच गया था, उसको करा, ठीक है, फिर वो प्रेम प्रसंग में चला गया, 2-3 शादियां करी, ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन अब आपका शायद रास्ता क्लियर हो रहा है कि आपको किस तरीके से पढ़ना हो, किस तरीके से आंसर्स राइटिंग करना है। ओके, जितना हवा बनाया जाता है ना इस एग्ज़ाम को लेकर कि भैया बहुत ये है वो है मुश्किल है, वो होता नहीं है। ओके, हाँ, प्रीलिम्स को हम मुश्किल मान सकते हैं, लेकिन मेंस में आप अगर अच्छी आंसर राइटिंग करते हो तो आपका काम हो जाता है। तो आंसर राइटिंग रुकना नहीं चाहिए, उसको निखारो, क्योंकि ये सब हर कोई पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद याद भी रख सकता है। नहीं रखता है तो कम से कम आधा तो याद हो ही जाता है। अरे 25% तो मिल ही जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो शब्दों से ही हम लिंक करते 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 पूरा आंसर बना सकते हैं। बट आंसर का पैटर्न बहुत सुंदर होना चाहिए, आपका आंसर कंप्लीट दिखना चाहिए, आधा लिखा हुआ नहीं लगना चाहिए। ओके, तब पूरे नंबर मिलते हैं। तो बस वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही अच्छी करते जाओ, और बाकी प्रीलिम्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन भेज ही रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए नॉन स्टॉप। ओके, ठीक, डन।